देखिए, हरियाणा में एक तो ईवीएम मशीन है जहाँ 99% जहाँ पर बैटरी चार्ज है वहाँ बीजेपी जीत रही है। जहाँ 70 से 74% है वहाँ कांग्रेस जीत रही है। तो ईवीएम के ऊपर बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और उसमें करीबन हमारी पार्टी ने 2 दर्जन, उसमें रेवाड़ी भी है, पलवल भी है, जो शहरी टाउन जो एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है ऐसा लगता है कि प्रोग्रामिंग पहले ही कर रखी थी। और उसके बारे में, और मेरे यहाँ तो 40 मिनट तक लाइट जलेगी, एलईडी बंद होगी थी। और उसी प्रकार से पलवल में भी एलईडी 40 मिनट बंद रही है। तो ये बंद क्यों हुई, इसके बारे में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? हमने अपना प्रोटेस्ट भी वहाँ दिया था। दूसरा, बीजेपी ने एक जो नैरेटिव था, खासतौर से हमारी जो बेल्ट है, उसमें मामन खान जी ने बयान दे दिया, जो एमएलए हैं, कि अगर कोई भी व्यक्ति, जिन लोगों ने मेरा विरोध किया था या जिन लोगों ने मेरे पर अत्याचार किया, वो किसके बारे में कह रहे थे, उन लोगों को चुन चुन कर मैं मेवात से बाहर निकालूंगा अगर कांग्रेस की सरकार आ गई। तो ये जो नैरेटिव है, क्योंकि हमारा बिल्कुल साथ लगता हुआ एरिया है, रेवाड़ी है अपना बिल्कुल साथ लगता हुआ, तावड़ू के साथ लगता हुआ है, एक बाउंड्री है बस। इसका असर जो है ये हुआ कि 11 में से केवल हम 1 सीट जीत पाए। एक ये भी एक कारण था। दूसरा, जो नैरेटिव बीजेपी ने बनाया कि बटोगे तो कटोगे, ये जो नैरेटिव था ये अभी भी चला रहे हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में, और जिसकी वजह से जाट नॉन जाट का इलेक्शन बन गया हरियाणा का। जाट वर्सेस नॉन जाट का इलेक्शन बन गया। और 2 दिन के अंदर ही जो है मैंने जो है पूरा, मैं करीबन 4-5 जगह में गया था, मैं कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि कांग्रेस हार रही है। एग्जिट पोल भी क्या सब खराब हो गए। आप लोग भी गए थे फील्ड में, आपने भी देखा होगा। तो ये मामला था। तो इसके बारे में चिंतन करने की जरूरत है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये सांप्रदायिक जो है सद्भावना को बिगाड़ना चाहते हैं। ये ना महंगाई के बारे में बात करेंगे, ना बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे, ना स्कूल के बारे में, ना चिकित्सा के बारे में, ना शिक्षा के बारे में बात करेंगे, ना ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात करेंगे। और मुझे ये पता लगा है कि 2 दिन पहले पूरा धनबल का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी जो है आजकल जो है हर तरीके से लैस है। किसान की एमएसपी की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, अग्निवीर की बात नहीं करेंगे। और कांग्रेस का जो जो ये संदेश था, जो लोकसभा में बहुत कामयाब रहा कि संविधान की रक्षा होनी चाहिए और लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए, उस नैरेटिव वो चल गया था। और लोगों ने जो है इनको 240 पे लिया, जो 400 पार की बात कर रहे थे। तो वहाँ तो कामयाब हो गया, लेकिन यहाँ जो हमारा जो नैरेटिव अभी भी हम सेव दी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके राहुल जी ने कल ही झारखंड में 19 तारीख को एक सेमिनार किया था। दूसरा मुद्दा है
कि जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, जैसे कर्नाटका है, वहाँ पर जो है जातीय जनगणना होगी, लेकिन आज तक उसको पब्लिश नहीं किया गया। तो ये भी चिंता का विषय है, इस मुद्दे को मैंने उठाया। तेलंगाना में और हिमाचल में जो है अभी शुरुआत की गई है, झारखंड में जो है ये कर नहीं पाए। तो जो बात मैंने रखी थी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के सामने कि हमें जो है, जहां हमारी पार्टी रूलिंग पार्टी जो है उसको इसको जो है सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, ये सब बातें जो है जातीय जनगणना से आई। अब कई लोग बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जातीय जो है कांग्रेस तो बांटने की बात कर रही है। हमारे संविधान में जो है जो रिजर्वेशन है एज पर जो है कास्ट है। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि भी शेड्यूल कास्ट में भी वर्गीकरण होना चाहिए। तो इसमें जो है जो भी कुछ होता है वो जातीय जनगणना कहना शब्द इसलिए है, उसको आप चाहिए जाति से जोड़ देते हैं कि कांग्रेस तो केवल जात पात की बात करती है। कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि जो जाति जनगणना होगी वो एज पर दी कास्ट सिस्टम से होगी, और उसमें गरीब कौन है, अमीर कौन है, किसके पास कच्चा मकान है, किसके पास पक्का मकान है, किसके पास साइकिल है, किसके पास मोटरसाइकिल है, किसके पास कच्चा मकान है, किसके पास पक्का मकान है। तो जातीय जनगणना तो बहुत ज़रूरी है। हम जो है केंद्र सरकार उसको क्यों नहीं करवा रही है, मैं मेरी समझ में। और अभी जो है 2026 के अंदर जो है डिलिमिटेशन होना है, तो डिलिमिटेशन के अंदर जो है इनको सर्वेक्षण तो वैसे भी करना पड़ेगा। तो मेरी आपके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी से गुजारिश है कि जातीय जनगणना जल्दी करवाएं, ताकि जो सबसे गरीब आदमी है, लाल सिंह आप इधर आ जाओ, जो सबसे जो परवीन आप भी, और जो सबसे जो गरीब आदमी है उसकी जो है बारे में पता कैसे लगेगा? जब तक आप सर्वेक्षण नहीं करेंगे, जब तक आप सर्वेक्षण नहीं करेंगे, आप ये नहीं पता लगाएंगे कि कौन गरीब है कौन अमीर है। मोदी जी कहते थे मेरे 2 वर्ग हैं, गरीब और अमीर, लेकिन उसके बारे में पता कैसे करोगे जब तक आप सर्वेक्षण नहीं करोगे? किसकी आय कितनी है, कौन से समाज में कौन वंचित समाज है। अब जैसे अभी शेड्यूल कास्ट के अंदर जो है वर्गीकरण करेंगे तो किस आधार पर करेंगे? कोई आधार तो होना चाहिए ना, गरीब और अमीर का, दोनों का क्या है। दूसरा जो है क्रीमी लेयर 8 लाख रुपया है, मैं समझता हूं इसको बढ़ाना चाहिए। हमें जो है, हमने अपने हरियाणा का जो हमारा मैनिफेस्टो था उसमें हमने कहा था हम 10 लाख कर देंगे 8 से बढ़ा के। अभी जो है एक स्टेट और है जिसने लिख के भेजा है कि 12 लाख कर दिया जाए या 13 लाख कर 14 लाख कर दिया जाए, क्योंकि 8 लाख में तो जो क्लास 4 का कर्मचारी है उसके बच्चे को भी आरक्षण नहीं मिलेगा। और हमारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ लेक्चरर्स रखने कह रहे हैं नॉट फाउंड सूटेबल, NFS करके, और EWS के लोगों को दे देते हैं, EWS के लोगों को दे देते हैं, जो कि घोर अन्याय है। तो घोर अन्याय, नॉट फाउंड सूटेबल, ये सीधा इनका करके, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के एडमिशन की बात हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में करने की बात हो,
हमारा जो बैकलॉग है वो बैकलॉग रखना चाहिए, लेकिन जो जब तक इसको क्रीमी लेयर को रेज नहीं करेंगे, एससी के अंदर कोई क्रीमी लेयर नहीं है, लेकिन ओबीसी के अंदर जो है या बैकवर्ड क्लास में क्रीमी लेयर लगा रखा है। तो मेरा ये कहना है कि हमें जो है इस पर भी हम अपनी पार्टी के अंदर भी बात करेंगे। तो ये सारे मुद्दे मैंने राहुल जी के सामने रखे थे। जो 50% रिजर्वेशन है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की, जो रायपुर रेजोल्यूशन में ये सारे बात जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये रायपुर रेजोल्यूशन जो एआईसीसी का प्लेनरी सेशन हुआ था उसमें ये कहा गया था कि 50% एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को दिया जाएगा। लेकिन जो मैंने आंकड़े देखे हैं, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, जेएंडके है, तेलंगाना है, हिमाचल है, पंजाब है, आपका हरियाणा है, तमिलनाडु है, ये हमारे पार्टी में लागू नहीं हुआ अब तक। जो है 50% जो हमें मिलना चाहिए था, जो स्थान मिलना चाहिए था, और खास तौर से बिहार में और यूपी में तो बिल्कुल ही जो है जो पीसीसी डेलीगेट्स बने हैं। तो मेरे जो मुद्दे थे वो ये थे, देखिए सबसे बड़ी होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, और मैं सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता कभी भी। जो मुझे जिस कुर्सी पे मुझे बैठाया गया है वो ऑर्नामेंटल नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई विवाद की बात भी नहीं है, लेकिन अपनी बात तो रखनी चाहिए और ठोक के रखेंगे आगे भी, और जब तक मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं। फिर हमने कई दफा ये मुद्दा उठाया कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जो चेयरमैन हैं उनको एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी में बुलाना चाहिए। भाई अगर आप चाहते हैं कि उनकी आवाज़ जो है वर्किंग कमेटी में पहुंचे, ये बात तो होनी चाहिए ना, लेकिन वो नहीं होता है। सीआरपी लीडर जो है और पीसीसी प्रेसिडेंट चले जाते हैं। तो ये चंद कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन के बारे में आपको बता ही दिया। एक हम लोग उसके भी लड़ाई लड़ेंगे कि ओबीसी महिला को रिजर्वेशन से बाहर क्यों रखा विधानसभा और लोकसभा के अंदर। तो ये चंद मुद्दे थे। आप देखिए हमारा अधिवेशन हमने रखा था, नहीं कन्वेंशन रखा था 30 मई 2022 को, जिसमें राहुल गांधी जी को मैंने इनवाइट किया था। फिर हमने तारीख बढ़ा दी 7 जुलाई। राजू जी ने कहा कि 7 जुलाई को आएंगे, तो मैं तो उनसे इतना ही कहा था कि आप आए क्यों नहीं। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है, फिर रेवाड़ी के अंदर जो है पता नहीं कौन सी शक्तियां हैं, 1 या 2 अक्टूबर को ये कहा गया कि रोड शो होगा राहुल गांधी जी का रेवाड़ी में, और फिर वो नहीं होता है, हम अनाउंस कर देते हैं हो रहा है। तो ये जो माइक्रो मैनेजमेंट का काम था हरियाणा के अंदर वो नहीं हुआ। बाबरिया जी हमारे जो हैं वो हॉस्पिटल में थे, अब कह रहे हैं कि जी मैं इस्तीफा देने की ऑफर कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं किया भाई? जब आप बीमार थे तो पहले ऑफर कर दिया होता कि मेरी छुट्टी करो भाई। एआईसीसी और पीसीसी में जो है प्रॉपर जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव लड़ रहे थे। ये बातें मैंने आप लोगों से कहनी थी। अभी मैं महाराष्ट्र झारखंड के बारे में हम लोग कोशिश करेंगे कि खास तौर पे जैसे नाना पटोले जी बैकवर्ड हैं लेकिन वो कुंभी मराठा हैं, वहाँ पर जो है असली बैकवर्ड जो हैं वो हैं माली, वंजारी, तेली, लिंगियार, प्रजापत, ये लोग हैं। जब तक इन लोगों को टिकट नहीं मिलेगी तो वहाँ बैक ओबीसी को जो है
जगह मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे झारखंड में है, तेली है, यादव है, कुर्मी है, प्रजापत है, नाई है, धोबी है। जब तक इन लोगों में से जब तक उनको जगह नहीं मिलेगी तो हमारी जो आकांक्षा है कि ओबीसी वर्ग जो है, तो इस मामले को हम उठाएंगे और हमने डिस्ट्रिक्ट बना के भेजेंगे। जो इनके स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन वगैरह हैं जो उसमें मुद्दा ये रहेंगे, लेकिन उठाएंगे कि जो, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नाना पटोले जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं ओबीसी की, लेकिन वो ग्राउंड पे भी नज़र आनी चाहिए। जो हमारे सीईसी है उस बात का ध्यान रखे कि जो वंचित समाज हैं, जिनकी आबादी भी ज़्यादा है, जिनको जगह नहीं मिलती है, उनको जगह मिलनी चाहिए। ये बात सही है कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जो है हमें लाभ मिला। अब आप देखिए हरियाणा के अंदर बीजेपी में भूपेंद्र यादव जो हैं, वो है तो एमपी राजस्थान से लेकिन रहने वाले हरियाणा के हैं, वो सेंट्रल मिनिस्टर हैं। राव इंद्रजीत सिंह जी वो सेंट्रल मिनिस्टर ओबीसी के हैं। कृष्णपाल गुर्जर वो ओबीसी से हैं, वो मिनिस्टर हैं। सुधा यादव सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर है। मनोहर खट्टर पंजाबी बिरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं। मोहनलाल बडोली जिनके जो पीसीसी अध्यक्ष हैं वो ब्राह्मण समाज को करते हैं। और हमारे यहाँ कौन है? दीपेंद्र जी हैं, वो जाट हैं। रणदीप जी वो जाट हैं। शैलजा जी शेड्यूल कास्ट हैं। उदयभान जी शेड्यूल कास्ट हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी जो हैं वो जाट हैं। तो बाकी वैश्य, ब्राह्मण, ओबीसी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी, उनकी भागीदारी, जब तक ये जो नैरेटिव है इन्होंने जाट नॉन जाट का इसलिए बनाया, इसको देखते हुए बनाया। तो मेरे जो कंसर्न थे वो हमने वहां रखे और आगे भी रखते रहेंगे। अब आप देखिए टोटल जो है महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, ये सारी नॉन जाट बेल्ट है। यहाँ 19 एमएलए हैं हमारे बनते हैं, केवल हमारा एक एमएलए बना, वो भी महेंद्रगढ़ से, बाकी सवा चट मैदान हो गया। तो ये चिंतन का विषय है, इस पे हमें करना चाहिए। अब एक एमएलए ने ये कह दिया, नीरज हैं जो चुनाव लड़ रहे थे, कि भी मैं अगर एमएलए बन गया तो पहले मैं अपने रिश्तेदारों को लगाऊंगा, फिर मैं अपने भाईचारे के लोगों को लगाऊंगा। उसका भी असर गया है। गोगी ने कह दिया 50 के ऊपर अगर एक वोट के पीछे एक व्यक्ति को नौकरी लगा दूंगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो जिनको लेकर जो है नुकसान हुआ है पार्टी को। माइक्रो मैनेजमेंट की कमी रही। एक हमारे एनजीओ बड़े एक्टिव हो गए हैं हरियाणा में, ना अपने एआईसीसी में, जिनको बीजेपी ने रिजेक्ट कर दिया, आपने रिजेक्ट कर दिया। वो हमारे यहाँ के जो हैं हमारा समय बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ये भी एक चिंता का विषय है, जिसको बीजेपी ने रिजेक्ट कर दिया, जिनको आपने रिजेक्ट कर दिया, जिन्होंने अन्य बड़ी बड़ी पार्टियों ने रिजेक्ट कर दिया। वो हमारे यहाँ आकर जो है कुछ हमारे ऐसे नेता उनको बढ़ावा दे रहे हैं। ये सब बातें आप लोगों से मैंने कहनी थी। बाकी तो आपने कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ लीजिए। मैं तो, और मैंने जो अपना इस्तीफा वापस लिया है